इंदौर में एक अनूठा मामला आया है। यहाँ एमआईजी थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने पति पर केस दर्ज किया है। बताया जा रहा कि पति पत्नी और बच्चे बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान सड़क के गड्ढे में बाइक का संतुलन बिगड़ने से गिर गए। इस घटना में पति और बच्चे को कोई चोट नहीं आई, लेकिन महिला कोमे में चली गई। फिलहाल पुलिस ने पति पर लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। थाना एमआईजी में एक घटना हुई थी जिसमें पति पत्नी और बच्चे एक बाइक से आ रहे थे। तो चूंकि ये गड्ढे काफी थे तो गड्ढे की वजह से वो बाइक गिर पड़ी, जिसमें कि बच्चे को तो चोट नहीं आई, ना ही पति को चोट आई, लेकिन पत्नी को चोट आई और पत्नी कोमा में चली गई। इस पर से जो थाना था उस थाने पर से थाना एमआईजी में इसकी थाना गया था, जिसमें से इसकी जांच चली। और चूंकि पत्नी अभी कोमा में ही है और जांच पर यह पाया गया कि इसके द्वारा पति के द्वारा लापरवाही पूर्वक तेजी से गाड़ी चलाना पाया गया, जिसकी वजह से पत्नी गड्ढे में गिर गई और उसको चोट आई, जिससे कि वो कोमा में चली गई। तो फिलहाल पति के खिलाफ लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला है। क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग से वर्ग विशेष के युवक ने दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन जब नाबालिग गर्भवती हुई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। परिजन जब नाबालिग को लेकर गर्भपात करने गए तो पुलिस को मामले की जानकारी मिली। थाना तेजाजी नगर में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें कि एक एमडीएच कंपाउंड से एक थाना आया था जांच के लिए, जिसमें कि यह बताया गया था एक बच्ची है जो कि बालिग है और उसका एबॉर्शन कराया जा रहा है। उसकी माता पिता की सहमति से है, तो लीगल चूंकि सरकारी अस्पताल में कराया जा रहा था, तो इसमें एक जांच के लिए थाना आया था। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे उसमें बच्ची बालिग न होकर नाबालिग है। और फिर उसके जब पूरे कथन लिए गए तो उसके द्वारा ये बताया गया कि उसकी के गली में रहने वाला एक जो फिरोज नाम का लड़का है, उसके साथ उसकी दोस्ती थी। और फिरोज भी लगभग 18-19 साल का लड़का है, तो 19 साल का लड़का है, उसके साथ उसके संबंध थे। इस पर से थाना चूंकि इसमें आरोपी जो फरियादिया है, जो नाबालिग है वो बच्ची, तो उस पर से थाना तेजाजी नगर में दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया। पास्को एक्ट तहत केस रजिस्टर किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस लूटपाट और चोरी के मोबाइल की खरीदी कर उन्हें अन्य देशों में सप्लाई करने वाले गैंग से जुड़े युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 35 लाख रुपए कीमत के कुल 294 मोबाइल जब्त किए हैं। ये क्राइम ब्रांच में हमारे क्राइम की टीम को मुखबिर ने सूचना दी थी कि कुछ लोग चोरी का मोबाइल बेच रहे हैं। उस सूचना के आधार पर जब दबिश दी गई तो लगभग 294 मोबाइल उसके कब्जे से बरामद किया है। और अब इसका परीक्षण किया जा रहा है कि ये 294 मोबाइल वो कहाँ से चोरी किए थे। इस संबंध में अभी प्राथमिक तौर पर हमने BNS 106 BNS के तहत वो मुकदमा अभी दर्ज कर रहे हैं अपने थाने में। और अब इसका पता लगाएंगे। जो प्रारंभिक पूछताछ से जो जानकारी मिली है उसमें ये मिला है कि ये लोग नेपाल के रास्ते वहाँ नेपाल ले जाते थे अपने यहाँ से, इंदौर से। और फिर चूँकि वहाँ के नेटवर्क को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ ये मोबाइल सेकंड हैंड भेज देते थे। और प्रत्येक मोबाइल जैसी जिस स्थिति में रहती थी उस स्थिति के हिसाब से ये भेज देते थे। अभी इसमें 2 आरोपी हैं। एक आरोपी इसमें पकड़ा गया है और दूसरा इसमें फरार हो गया है। जो पकड़ा गया है उसका नाम संदीप कश्यप है और जो फरार है उसका नाम जितेंद्र वासवानी है। तो ये जो फरार आरोपी है उसको पकड़ने के लिए भी हमारी टीम लगी हुई है और हमें उम्मीद है कि हम और भी मोबाइल उससे रिकवर करेंगे। सर, पकड़े गए आरोपी की जानकारी थी कि कुछ नेपाल में जिसको देते थे फिर वहाँ से कहाँ आगे जाते थे? नेपाल के रास्ते इनके नेटवर्क हैं और उसके ये पूरा नेटवर्क जैसे ये जो ले आए हैं मोबाइल, ये मुंबई से लेके आए हैं ज़्यादातर और अन्य प्रांतों से भी जहाँ चोरी हुए हैं। और ये इंदौर के रास्ते फिर नेपाल में भी इनके अन्य लोग हैं। जो एक मुख्य मुलजिम फरार है इसमें, उसके जानकारी में है कि वो नेपाल में किस व्यक्ति को देता था, तो अब इसलिए उसको पकड़ेंगे तब आगे का नेटवर्क और क्लियर है। ये अभी हमको संदीप कश्यप के घर से मिला है ये मोबाइल। और जब मुखबिर ने बताया था तो हमने जब रेड किया था तो इसके बैग में और अटैची में सब जगह जब इनकी तलाशी ली गई तभी मोबाइल दिखा। कब से कर रहे थे ये पूरा रेकेट, कब से संचालित कर रहे हैं? ये इसके पहले भी ये जो मुख्य आरोपी है इसमें जितेंद्र वासवानी, ये 2-3 बार बहुत सारे मोबाइलों के साथ में पकड़ा गया है। और ये तीसरी बार, जहाँ तक मुझे अभी बताया गया, तो तीसरी बार ये इस तरह के मोबाइल चोरी में ये पकड़ा गया है। मोबाइल जो है चोरी के, लूट के, क्या तरीका होता था इनका?
ये पता कर रहे हैं बेसिकली। ये इसमें जो एक आरोपी पकड़ा गया है जितेंद्र जो जॉनी, जिसके यहाँ का ये नौकर काम करता है। जितेंद्र जॉनी रावजी बाजार में जो 700 लगभग मोबाइल मिले थे उसमें मास्टरमाइंड था। और जब अपन ने पकड़े तो उस समय लूट के भी कई मोबाइल मिले थे, चोरी के भी मिले थे। चूँकि अभी साहब के निर्देश पे लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है। अब मोबाइल की IMEI सर्च किया जाकर ये पता करेंगे कहाँ के चोरी के फरियादियों को बुलाया जाएगा, तो उससे ये भी स्पष्ट होगा कि कितने लूट के और कितने चोरी के हैं। उस आधार पर FIR क्राइम ब्रांच में कराई जाएगी। और जॉनी की भी तलाश कर रहे हैं। इसने एक्सेप्ट कर लिया है कि एक बार ये 60 मोबाइल नेपाल में डिलीवर करके आया है। इसने भी एक बार का एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि चूँकि जितेंद्र जॉनी लगभग पिछले 5-6 सालों से काम कर रहा है, उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसी उम्मीद है कि नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो पहले भी पकड़े गए थे, अभी भी इनको पकड़ा जाएगा। 294 में ऑलरेडी DCP सर के द्वारा एक टीम बना दी गई जो IMEI सर्च करके फरियादियों तक पहुंच रही है। तो फरियादियों पर बात करने के बाद आगे की स्थिति और बेहतर ढंग से स्पष्ट हो पाएगी। जैसा कि मैंने बताया, जैसी फरियादी मिलेंगी हमें, तब फिर वो घटनास्थल मिलेगा और घटनास्थल से फिर हमें क्लियर होगी। हो सकता है बॉम्बे के भी हों, जैसे पिछली बार अगर आप देखा होगा रावजी बाजार वाले, उसमें कुछ महाराष्ट्र के मोबाइल मिले थे, मुंबई के मिले थे, पूना के मिले थे, दिल्ली के मिले थे, राजस्थान के मिले थे। अब इसमें फरियादी के मिलने पर ये पता किया जाएगा कि उससे छुड़ाया गया था, कि उसका चोरी किया गया था, या फिर उसने किसी को मोबाइल को रिपेयरिंग के लिए दे दिया गया था। ये सारी बातें अब स्पष्ट होगी फरियादी से कॉन्टेक्ट करके। जॉनी जो है ये रावजी बाजार में, जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही कि बड़े माल के साथ पकड़ाते हैं, उस तरीके से छोड़ना कितना सही है या ये क्राइम ब्रांच चूँकि ऑर्गेनाइज क्राइम पर काम करती है, तो हम चूँकि इसमें अभी अगर हम जितेंद्र के लिए लगातार टीम तो लगी हुई है, और इसमें जैसी फरियादी मिलेंगे तो फरियादी के आधार पर FIR होंगी, तो उससे जॉनी के खिलाफ और FIR की जाकर उसको फिर जेल भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पर ये डिपेंड करेगा कि किस तरह के मोबाइल अगर लूट में यूज हुए हैं, चोरी में यूज हुए हैं, कितनी FIR होती हैं, उसका आपराधिक रिकॉर्ड लगाकर उसको जॉनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में इंदौर DRP पुलिस द्वारा भी मोबाइलों का इंदौर कलेक्टर कार्यालय में इन दोनों बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने का प्रावधान है, लेकिन उसमें कई असमंजस की स्थिति निर्मित हो रही है। इंदौर कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी यदि शासकीय कार्य में कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी ड्यूटी या दे रहे हैं, मैं उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस के एवज में मैनुअल अटेंडेंस लगा सकते हैं। हाल ही में अनंत चतुर्दशी चल समारोह और राष्ट्रपति के दौरे या न्यायालय में पेशी के दौरान या अन्य शासकीय कार्य में कई अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी और वे बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगा पाए। ऐसे में पुणे मैनुअल अटेंडेंस लगाने की छूट दी गई है। देखिए, ये जब पूरे महीने भर की सैलरी निकलेगी उस समय होता है। जैसे अगर माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया का जब दौरा था तो 2-3 दिन का समय ऐसा था कि सारे अधिकारी वहां पर थे, तो उस समय निश्चित रूप से उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पर नहीं लग पाई होगी। ऐसे दौरे के समय या कोर्ट में पेशी के समय अन्य कई भी ऐसे मुद्दे आ सकते हैं। तो जिस समय उनकी सैलरी बनेगी तो जो संबंधित विभाग प्रमुख होगा उसके पास में ये चांस रहेगा कि ऐसे समय की उपस्थिति उनके द्वारा मैनुअल लगाई जा सकेगी और बाकी दिनों की उपस्थिति जो है वो बायोमेट्रिक से लगाई जा सकेगी। इंदौर में नाइट में बियर बारों में शराबखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने रात 12 से सुबह 4 बजे तक CCTV कैमरों के जरिए आबकारी विभाग को लाइव एक्सेस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि कंट्रोल रूम से अवलोकन किया जा सके। सभी बारों में कैमरे लगवाए गए हैं, उनकी लिंक कंट्रोल रूम में दी गई है। 12 बजे के बाद बार संचालित होने वाले रेस्टोरेंट, होटल, बार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, इसमें जो आबकारी का कंट्रोल रूम है वहां से इसकी मॉनिटरिंग करी जा रही है और ठीक 12:10 या 12:15 पर हमारे कैमरे जो है वो चालू हो जाते हैं। पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और लगभग 70% हमारे जो बार हैं उनमें कैमरे लग गए हैं। जो बाकी के 20-30% बचे हैं उनमें भी अगले 2-3 दिनों में हम लोग लगा देंगे और ये व्यवस्था सतत रूप से आगे चलती रहेगी, जिससे कि हम लोग ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि सभी बार और पब इत्यादि समय से बंद हो।